सभी का इस YouTube मुख्य रूप से जो अपनी क्लासें रही है, ऑनलाइन क्लासें, उस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान की प्रमुख जनजातियों की। और राजस्थान की जनजातियों में मुख्य रूप से हम जितनी भी राजस्थान की जनजातियाँ रही है, जैसे इसमें मुख्य रूप से भेल जनजाति है, मीणा जनजाति है, ग्रासिया है, डामोर वगैरह है। इन सभी जनजातियों का थोड़ा सा विस्तार रूप से अध्ययन करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में। लेकिन इसको अगर हम संवैधानिक दृष्टि से देखेंगे तो भारतीय संविधान में मुख्य रूप से दो आर्टिकल हैं। आप देखें, भारतीय संविधान में एक आर्टिकल 341 और एक आर्टिकल है 342। देखें, भारतीय संविधान में एक तो अनुच्छेद संख्या 341, एक आर्टिकल 342। दोनों अनुच्छेदों में मुख्य रूप से जो है भारतीय जनजातियों का उल्लेख किया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें आर्टिकल 341 और 42 इसमें जनजातियों का उल्लेख किया गया है, जनजातियों का उल्लेख किया गया है। दूसरी हम बात कर लेते हैं, एक भारतीय संविधान का आर्टिकल है अनुच्छेद संख्या 46, जिसमें मुख्य रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़ी हुई जनजातियां हैं उनकी शिक्षा के स्तर से, है ना, शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना, अनुच्छेद संख्या 46 में मुख्य रूप से आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, आर्थिक या सामाजिक रूप से जो पिछड़ी हुई जातियां हैं या पिछड़ी हुई जनजाति है या पिछड़ी हुई जाति है, उनमें शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है। तो ये मुख्य रूप से थोड़ा ध्यान रखना है कि अपने जनजातियों को पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं संवैधानिक दृष्टि से मुख्य रूप से जनजातियों के संदर्भ में क्या प्रावधान है। तो एक तो आर्टिकल 341 है, एक आर्टिकल 342 है, जिनमें मुख्य रूप से जनजातियों का उल्लेख किया गया है। फिर बात कर लेते हैं अनुच्छेद संख्या या आर्टिकल 46, जिसमें आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां या जनजाति जिनकी शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के संदर्भ में जो है उल्लेख किया गया है। तो ये तो मुख्य रूप से अपने संवैधानिक दृष्टि से रहा। अब इनके स्तर की बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि भारत में, है ना, भारत में सर्वाधिक मात्रा में या सर्वाधिक जनसंख्या में सबसे अधिक जनजाति वर्ग के लोग कहाँ निवास करते हैं। जब भारत की बात आएगी तो इसमें आपको बताना है मध्य प्रदेश। ध्यान रखें, भारत में मध्य प्रदेश जहाँ सबसे अधिक मात्रा में जनजातियां निवास करती है। फिर अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे हम न्यूनतम, देखिए आप न्यूनतम जो है जनजाति वर्ग के लोग, तो उसमें पंजाब और हरियाणा, देखिए इसमें पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जहां मुख्य रूप से 0% जनसंख्या जो है जनजाति वर्ग की निवास करती है। तो ये मुख्य रूप से भारत के संदर्भ में हो गया कि अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या का जो है वो मुख्य रूप से प्रतिशत कितना है। अब बात करते हैं हम राजस्थान की। देखिए राजस्थान में जनजातियों की दृष्टि से राजस्थान अपना भारत में छठे स्थान पर है। एक तो ये आपको पता करना है। देखिए राजस्थान का जनजाति, है ना, राजस्थान का जनजातियों की दृष्टि से भारत में, जनजातियों की दृष्टि से भारत में छठा स्थान है। छठा स्थान जो है मुख्य रूप से जनजाति वर्ग का रहा है। तो एक तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखें, फिर बात करते हैं राजस्थान में जो है वो मुख्य रूप से अपने, है ना, राजस्थान में मुख्य रूप से जो है जनजातियों का लिंगानुपात कितना है। तो वो आप बताना, मुख्य रूप से 948। देखिए राजस्थान में जो अपनी जनजाति वर्ग है, इनका जनजाति वर्ग का
लिंगानुपात। राजस्थान में जनजाति वर्ग का लिंगानुपात कितना है, तो आप मुख्य रूप से बताना 948 है। राजस्थान में जनजातियों का लिंगानुपात वो मुख्य रूप से 948 है। फिर बात कर लेते हैं कि राज्य में कितने प्रतिशत लोग जो है जनजाति वर्ग के लोग या निवास करते हैं। देखिए आप, राजस्थान में जनजाति वर्ग का प्रतिशत, राजस्थान में जनजाति वर्ग का प्रतिशत अगर देखेंगे वो 2011 की जनगणना के अनुसार तो 13.8% है। ये आपको थोड़ा सा मुख्य रूप से ध्यान रखना है ना। 13.5%। ये मुख्य रूप से जो है राजस्थान में जनजाति वर्ग का जो है मुख्य रूप से प्रतिशत दे रखा है। कितने प्रतिशत राजस्थान में ये मुख्य रूप से जो है वो जनजाति निवास करती है। अब अधिकतम और न्यूनतम के संदर्भ में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अधिकतम जो राजस्थान में जनजाति वर्ग कहाँ स्थित है और न्यूनतम कहाँ स्थित है। तो देखें, हम इसको अधिकतम न्यूनतम को एक चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं जनजाति की, जनजाति वर्ग की, और उसमें हम देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है। फिर हम देखेंगे इसमें प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो मुख्य रूप से जनजाति की कहाँ स्थित रही है। फिर हम इसको जनजाति वर्ग को हम न्यूनतम के हिसाब से देख लेंगे। जनजाति वर्ग का यहाँ हम बात करेंगे मुख्य रूप से ये सर्वाधिक रहा है ना, सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर या सर्वाधिक प्रतिशत। फिर बात करेंगे जनजाति वर्ग में न्यूनतम, है ना, न्यूनतम कहाँ है, तो न्यूनतम भी जनसंख्या के आधार पर है कि जनसंख्या के आधार पर न्यूनतम जो है वो जनजाति वर्ग कहाँ निवास करता है। और फिर प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर भी मुख्य रूप से जो न्यूनतम जनजाति है वो कहाँ निवास करती है। तो इसमें मुख्य रूप से आप ध्यान रखना, जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान में जनजाति वर्ग में जो सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से वो है उदयपुर। आपको उदयपुर ध्यान रखना है कि उदयपुर में पूरे राजस्थान में जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक जनजाति वर्ग के लोग जो है वो कहाँ निवास करते हैं, तो वो मुख्य रूप से उदयपुर में रहेगा। प्रतिशत के हिसाब से आप बात करते हैं तो यहाँ मुख्य रूप से आपको दो क्षेत्र बताने हैं, एक तो बांसवाड़ा का क्षेत्र है और दूसरा डूंगरपुर का क्षेत्र है। तो ये भी मुख्य रूप से अपने जनसंख्या का प्रतिशत के हिसाब से। तो दो चीजें हैं कि राजस्थान में जनजाति वर्ग जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से कहाँ स्थित है, तो वो उदयपुर रह जाएगा, और प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे वो कहाँ है, तो मुख्य रूप से बांसवाड़ा और डूंगरपुर में रहेगा। फिर बात करते हैं जनजाति वर्ग का न्यूनतम। न्यूनतम में एक तो जनसंख्या के हिसाब से हो जाएगा और फिर दूसरा अपना हो जाएगा प्रतिशत के हिसाब से। तो देखें, जनजाति वर्ग का न्यूनतम जो है जनसंख्या के हिसाब से वो रहेगा अपना बीकानेर। बीकानेर में जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे न्यूनतम प्रतिशत जो है वो जनजाति वर्ग जो है वो बीकानेर में निवास करता है। फिर बात करते हैं प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो उसमें भी आपको दो क्षेत्र बताने हैं, एक तो नागौर का क्षेत्र है और दूसरा पड़ता अपना बीकानेर। तो बीकानेर और नागौर दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्रतिशत के हिसाब से भी न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है। देखें एक बार इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं राजस्थान में जनजाति वर्ग के संदर्भ में। ये तो अपने न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या के प्रतिशत के स्तर को दर्शाता है। नेक्स्ट आगे देखें, अपने राजस्थान में जो कुल विधानसभा की सीटें हैं उनकी संख्या 200 है, और इन विधानसभा की सीटों में जो राजनीतिक आरक्षण के हिसाब से देखें तो इसमें जनजाति वर्ग का कितना आरक्षण रहा है, जिसमें इनको मुख्य रूप से 25 सीटें जो है वो इनके लिए आरक्षित रही है। तो एक ये भी आपको थोड़ा सा मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो देखें, राजस्थान विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा में जनजाति वर्ग की सीटें वो अपनी 25 रही है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। हम जानते हैं राजस्थान विधानसभा में जो कुल विधानसभा की सीटें हैं वो 200 है, और इनमें से 25 सीटें जो है ये मुख्य रूप से जनजाति वर्ग से संबंधित है। तो 25 सीटें जो है वो जनजाति वर्ग से संबंधित, इसको भी ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं हम कि
एक विश्व आदिवासी दिवस, ये भी जनजाति वर्ग से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें, है ना। विश्व जनजाति दिवस, विश्व जनजाति या विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 9 अगस्त है, 9 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है वो मुख्य रूप से विश्व जनजाति दिवस मनाया जाता है। चलिए, ये तो अपने जनजातियों के संदर्भ में हुआ। अब हम राजस्थान की जो मुख्य मुख्य जनजातियां हैं, हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम मुख्य रूप से, ऐसे तो खूब सारी जनजातियां हैं, हम सबके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे जनजातियां, तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मीणा जनजाति की। ये मीणा जनजाति सर्वाधिक मात्रा में जयपुर में स्थित है। फिर हम बात करेंगे भील जनजाति की, जो अधिक मात्रा में उदयपुर में स्थापित है। और फिर हम बात करेंगे इसमें गरासिया जनजाति की, जो मुख्य रूप से सर्वाधिक मात्रा में सिरोही में स्थापित है। तो हम जब भी जनजातियों की बात करते हैं, तो इनमें 3 प्रमुख जनजातियों की बात की, बाकी तो इसमें सहरिया जनजाति भी रही है ना, डामोर जनजाति भी रही है, कंजर जनजाति भी रही है। तो ऐसी कुछ अन्य जनजातियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीणा जनजाति की। ये थोड़ा सा आप साथ में नोट करें, फिर हम आगे बढ़ें। देखें, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मीणा जनजाति की। मीणा जनजाति, देखें, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति अगर है तो वो मीणा जनजाति रही है, और राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति में भी मीणा जनजाति का स्थान आता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो मुख्य रूप से मीणा जनजाति है, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरा इसमें है राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति। राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति में हम मुख्य रूप से मीणा जनजाति की बात करते हैं। सबसे शिक्षित जनजाति है ये जनजाति। प्रारंभ में किस स्थिति में रही होगी, वर्तमान में शिक्षा के स्तर के माध्यम से इस जनजाति ने बहुत अधिक तरक्की की है। तो राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति में हम जो है मीणा जनजाति की बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं मीणा जनजाति की उत्पत्ति के संदर्भ में। देखिए, मीणा जनजाति की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या जो कहानियां प्रचलित हैं या जो हमारे पास में स्रोत उपलब्ध है, हम उनके संदर्भ में बात कर लेते हैं। कहते हैं मीणा जनजाति जो है ये अपने आप को भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार, जो मुख्य रूप से मत्स्य अवतार है, उससे मत्स्य अवतार जो मछली का अवतार है, और उसी से ये अपने आप को मुख्य रूप से स्वयं से संबंधित मानते हैं। तो ध्यान रखना, ये अपने आप को जो उत्पत्ति है वो भगवान विष्णु के, ध्यान रखें, भगवान विष्णु के प्रथम अवतार, वहां से ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं। भगवान विष्णु का जो पहला अवतार रहा है वो अवतार मत्स्य अवतार है। भगवान विष्णु का सबसे पहला जो अवतार है वो मत्स्य अवतार है, अर्थात मछली के रूप में ये भगवान विष्णु का अवतार है। और उत्पत्ति के संदर्भ में अगर देखेंगे, मीणा शब्द का भी आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इस शब्द का शाब्दिक अर्थ भी जो है वो मछली रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा माना जाता है कि जो ये मत्स्य अवतार है वहां से मीणा जनजाति जो है वो मुख्य रूप से अपने जो है उत्पत्ति के संदर्भ में जानकारी मिलती है। एक इसमें और समझना कि जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण और मत्स्य पुराण में भी हमें मीणा जनजाति की जानकारी मिलती है। तो इससे भी कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि मुख्य रूप से जो है ये अपनी उत्पत्ति के संदर्भ में भगवान विष्णु का पहला जो अवतार है मत्स्य अवतार, उसके बारे में जानकारी मिलती है। आप जानते हैं भगवान विष्णु के मुख्य रूप से अलग अलग अवतार हुए हैं। अब तक 9 अवतार भगवान विष्णु के हो रखे हैं, और कालांतर में ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में उनका जो अगला अवतार है वो 10वां अवतार होगा, और उस अवतार हम मुख्य रूप से कल्कि अवतार के रूप में देखते हैं, है ना। ये मुख्य रूप से हम उनके कल्कि अवतार के रूप में देखते हैं। तो अब तक उनके 9 अवतार हो चुके हैं, और जिनमें सबसे पहला अवतार है जो मत्स्य अवतार है, और मत्स्य अवतार से कहीं ना कहीं ये अपनी जो है उत्पत्ति के संदर्भ में ये यहाँ से जानकारी मिलती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
मीणा जनजाति के संदर्भ में। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। चलिए मीणा जनजाति के बारे में और जो जानकारियां उपलब्ध हैं उनके संदर्भ में देखें। मीणा जनजाति जो है प्रारंभ में शक्तिशाली जनजाति रही है और इन्होंने आमेर में मुख्य रूप से शासन किया है। तो एक ये भी ध्यान रखना है कि मीणा जनजाति का आमेर में शासन रहा है। मीणा जनजाति का मुख्य रूप से आमेर में शासन रहा है। तो आमेर मुख्य रूप से आप देखें जयपुर जो बाद में नाम रहा था, पहले आमेर ही था, तो आमेर पर मीणाओं का शासन रहा था और बाद में जो है यहाँ कछवा वंश के राजाओं ने मीणाओं को हराकर मुख्य रूप से आमेर पर कब्जा किया था। तो ये भी ध्यान रखना कि मीणाओं का प्रारंभ में जो है शासन भी रहा है और आमेर पर, मीणा जनजाति का आमेर पर जो है वो शासन रहा है। फिर बात कर ली थी हमने कि वर्तमान में राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति में मीणा जनजाति के संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है। और देखिए इसमें ये मीणा जनजाति जो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में जयपुर में निवास करती है। मीणा जनजाति जो है ये मुख्य रूप से मीणा जनजाति सर्वाधिक मात्रा में जो है वो जयपुर में है, सर्वाधिक मात्रा में जयपुर, कुछ इलाका दौसा का भी इसमें शामिल है। तो ये भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक मात्रा में जयपुर में मीणा जनजाति है और जयपुर के साथ में दौसा, जहां पर भी अधिक मात्रा में जो है वो मुख्य रूप से मीणा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट आगे देखें, मीणा जनजाति जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। कहते हैं मीणा जनजाति जो है इसके दो भाग रहे हैं। एक होता है जमींदार मीणा, एक जमींदार मीणा होते हैं और एक होते हैं चौकीदार मीणा। मीणाओं के संदर्भ में भी ये जानकारी मिलती है कि एक जमींदार मीणा होते हैं और एक चौकीदार मीणा होते हैं। अब इनमें क्या कहानी है कि जो मुख्य रूप से जमींदार मीणा हुए हैं ये प्रारंभ से इनका काम है खेतीबाड़ी करना है, पशुपालन वगैरह करना है, व्यापार से जुड़े हुए कार्य हैं वो इनके द्वारा किया जाता है, जिनको जमींदार मीणा कहा जाता है। फिर चौकीदार मीणा उन्हें माना गया जो दुर्ग रक्षक होते हैं, किलों के आसपास जो मुख्य रूप से दुर्ग की रक्षा करते हैं और वो मुख्य रूप से जमींदार मीणा की जगह चौकीदार मीणा होते हैं। तो ध्यान रखना जमींदार मीणा किन्हें माना गया, जो मुख्य रूप से कृषि करते हैं, जो मुख्य रूप से पशुपालन से जुड़े हुए हैं, है ना, या मुख्य रूप से व्यापार से जुड़े हुए जो मीणा है उनको मुख्य रूप से जमींदार मीणा माना जाएगा। चौकीदार मीणा उन्हें माना जाएगा जो मुख्य रूप से दुर्ग की रक्षक होते हैं, दुर्ग या किला जिनके रक्षक होते हैं, जिनके जो पहरेदार होते हैं उनको मुख्य रूप से जो है चौकीदार मीणा माना जाता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि मीणा जनजाति को जो है जिनमें मुख्य रूप से इसके दो भाग हो गए, एक जमींदार मीणा हो गया और दूसरा जो है वो चौकीदार मीणा हो गया। फिर आगे देखो मीणा जनजाति के लोग जो हैं ये मुख्य रूप से जीर्ण माता को अपनी इष्ट देवी मानते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जीर्ण माता को मुख्य रूप से ये अपनी इष्ट देवी मानते हैं। मीणा जनजाति के लोग जो है वो मुख्य रूप से जीर्ण माता को अपनी इष्ट देवी मानते हैं और जीर्ण माता का मंदिर आपको पता होगा रेवासा सीकर में स्थित है। रेवासा सीकर जहाँ मुख्य रूप से जीर्ण माता का मंदिर बना है। तो जीर्ण माता को मुख्य रूप से ये जो है वो अपनी इष्ट देवी मानते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में कर्नल जेम्स टॉड के क्या विचार रहे उनको भी थोड़ा देखें। कर्नल जेम्स टॉड वे जो इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में क्या जानकारियां प्रदान करते हैं ये भी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टॉड इन्होंने कहा कि मुख्य रूप से मीणा जनजाति की उत्पत्ति जो है वो कालीखोह पर्वतमाला से हुई है। कालीखोह पर्वतमाला के आसपास मीणा जनजाति के लोग निवास करते थे और यहीं से इनकी जानकारी मिलती है, यहीं से इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में कर्नल जेम्स टॉड ये जानकारियां प्रदान करते हैं। तो कालीखोह पर्वतमाला जो है ये मुख्य रूप से अजमेर से लेके आगरा तक स्थित है। अजमेर से लेके आगरा तक जो है वो मुख्य रूप से कालीखोह पर्वतमाला है और इसके आसपास मीणा जनजाति निवास करती थी, ऐसा कर्नल जेम्स टॉड से हमें जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं मीणा जनजाति के संदर्भ में। अपने एक मुनि मगन सागर हुए थे। देखिए मुनि मगन सागर हुए और मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण लिखा, मीणाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उन्होंने मुख्य रूप से जो है मीणा पुराण लिखा और मीणा पुराण में उन्होंने मुख्य रूप से मीणाओं के 5200 गोत्र की जानकारी प्रदान की। तो ध्यान रखना
5200 गोत्र जो है उसके संदर्भ में जानकारी प्रदान करता है। मुनि भगत सागर जो मुख्य रूप से मीणा पुराण लिखता है और वो उसमें मुख्य रूप से 5200 गोत्र का उल्लेख करता है और उसके साथ ही 24 खाप का उल्लेख करता है। ये 24 खाप से मतलब मीणा जनजाति की पंचायतें होती हैं, पंचायतें खाप पंचायतें कहलाती है। तो मुनि भगत सागर मीणा पुराण लिखते हैं, उसमें मुख्य रूप से इनके बारे में जानकारी प्रदान होती है। एक बार ऐसा भी प्रश्न पूछा गया था कि पड़िहार मीणा जो मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं। आप देखें, अच्छा इंपोर्टेंट प्रश्न रहा है कि पड़िहार मीणा जो है वो मुख्य रूप से कहां पर निवास करते हैं, उनके निवास स्थलों के बारे में जानकारी है। तो ध्यान रखना, टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी। टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी का क्षेत्र है जहां मुख्य रूप से पड़िहार मीणा जो है उनका निवास स्थल है। तो ये भी अपना में एक अच्छा प्रश्न हो जाता है कि पड़िहार मीणा जो है वो मुख्य रूप से कहां निवास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मीणा जनजाति के संदर्भ में कुछ रीति रिवाज क्या प्रचलित रहे उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रीति रिवाज मीणा जनजाति के संदर्भ में कुछ प्रमुख रीति रिवाजों की बात कर लेते हैं। देखें इसको, एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें बाल विवाह किया जाता है। मीणा जनजाति में जो है मुख्य रूप से बाल विवाह का प्रचलन है, इसको भी ध्यान रखना। तो देखिए, मीणा जनजाति में बाल विवाह, मीणा जनजाति में एक तो बाल विवाह का प्रचलन है, बाल विवाह का प्रचलन है। दूसरा आप इसमें देखें कि मीणा जनजाति में मुख्य रूप से शव को जलाने की व्यवस्था है, शव को जलाने की व्यवस्था है ना। मुख्य रूप से इसमें शव को जो है वो जलाया जाता है। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण है कि मीणा जनजाति के लोग जो है वो जो मृत्यु भोज करते हैं उन्हें मौसर कहा जाता है। वैसे आमतौर पे मौसर ही कहते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, मीणा जनजाति में मृत्यु भोज को जो है वो मुख्य रूप से मौसर कहा जाता है ना। मृत्यु भोज को जो है वो मौसर कहा जाता है। फिर इसमें एक तो संयुक्त परिवार प्रथा की व्यवस्था है ना। मीणा जनजाति में मुख्य रूप से जो है संयुक्त परिवार प्रथा है ना। मीणा जनजाति में संयुक्त परिवार, एकल परिवार का अभाव कम है, तो संयुक्त परिवार की प्रथा रही है कि परिवार सामूहिक रूप से जो है इस परिवार के सभी सदस्य एक साथ निवास करेंगे। तो मीणा जनजाति में संयुक्त परिवार का उल्लेख भी मिलता है। इसमें एक नाता और दापा प्रथा चलती है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मीणा जनजाति में जो है नाता और दापा प्रथा जो है वो मीणा जनजाति में प्रचलित है। ये दो प्रथाएं थोड़ी सी ध्यान रखना। और एक इसमें रख रहा है कि मुख्य रूप से मीणा जनजाति जो है इसमें विवाह विच्छेद, मीणा जनजाति में विवाह विच्छेद करने का जो अधिकार है वो मुख्य रूप से पुरुषों के पास है। लगभग समाज पुरुष प्रधान रहा है और इसमें जो विवाह विच्छेद है ये करने का जो अधिकार है वो मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा होता है, यानी कि पुरुष ही निर्णय लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, मीणा जनजाति में विवाह विच्छेद जो है वो मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है। चले इनको देखें, फिर हम आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए भाई, मीणा जनजाति के कुछ संस्कारों की बात कर लेते हैं, रीति रिवाज, उसके बाद में कुछ संस्कार, जिसमें सबसे पहले लीला मैरिया। लीला मैरिया ये मुख्य रूप से किस प्रकार का संस्कार है, तो ध्यान रखना, विवाह के समय हमने मुख्य रूप से इसकी चर्चा की थी पूर्व में भी, जब हमने इसके विभिन्न प्रकार के संस्कार पढ़े थे। देखें लीला मैरिया कि विवाह के समय, विवाह के समय आस पड़ोस के लोग, विवाह के समय आस पड़ोस के लोग दूल्हे के पलंग के पास है ना, दूल्हे के पलंग के पास इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद में जो है दूल्हे को पलंग पर बांधकर मुख्य रूप से जो है पास में नृत्य करते हैं, उसे लीला मैरिया कहा जाता है। ध्यान रखना, विवाह के समय आस पड़ोस के लोग हैं दूल्हे को है ना
आप देखिए इसको, दूल्हे को जो है मुख्य रूप से पलंग से बांध दिया जाता है। दूल्हे को पलंग से बांधकर, दूल्हे को पलंग से बांधकर मुख्य रूप से जो नृत्य करते हैं वो लीला मेरिया कहला जाता है। ये मुख्य रूप से इनके संदर्भ में एक विशेष प्रकार का जो है वो संस्कार रहा है। फिर एक मोरनी मांडना, ये भी अपने आप में थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मोरनी मांडना ये क्या होता है, तो ध्यान रखना, मीणा जनजाति में वैवाहिक या विवाह के संदर्भ में विशेष प्रकार का संस्कार है ना। मीणा जनजाति में ध्यान रखना, मीणा जनजाति में जनता में विवाह का एक प्रकार या विवाह का, है ना, विवाह से संबंधित हम कह सकते हैं कि विवाह से संबंधित एक विशेष प्रकार की रस्म है। तो मीणा जनजाति में विवाह की ये विशेष, है ना, एक विशेष रस्म है, विवाह की एक रस्म है जिसे हम मुख्य रूप से मोरनी मांडना कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मीणा जनजाति के अंदर जो मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है, ये हमने थोड़ा सा समझा था, ध्यान रखना। मीणा जनजाति में जो मुखिया होता है उस मुखिया को पटेल कहा जाता है। और मीणा जनजाति में हमने मुनि मगध सागर के बारे में देखा था, जब उन्होंने मीरा पुराण लिखा तो उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि इसमें इनकी 52 गोत्र होती है और उसकी 24 खाप पंचायत है। तो ध्यान रखना, इनकी सबसे बड़ी जो पंचायत है उसका नाम है 84 पंचायत। तो ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। मीणा जनजाति में सबसे बड़ी पंचायत, मीणा जनजाति में सबसे बड़ी जो पंचायत है उसे क्या कहा जाएगा, तो ध्यान रखना वो 84 पंचायत होती है। अर्थात ये मान सकते हैं हम ऐसा कि 84 मुख्य रूप से गांवों की हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की पंचायत रही होगी, इस कारण उसको 84 पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें, मीणा जनजाति के लोग जो है मुख्य रूप से शहरों में अधिक निवास करते हैं, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी मुख्य रूप से शिक्षित जनजाति में जो है मीणा जनजाति का नाम आता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जनजाति जो है ये मुख्य रूप से शहरों में या नगरों में निवास करती है। ये जनजाति मुख्य रूप से जो है नगरीय जनजाति अधिक रही है, नगरीय जनजाति। अर्थात हम मान सकते हैं कि ये जनजाति जो है वो मुख्य रूप से शहरों में अधिक मात्रा में जो है वो मुख्य रूप से निवास करती है। चलिए इनके संदर्भ में थोड़ा सा देखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मीणा जनजाति के आराध्य देव की बात कर लेते हैं। मीणाओं के आराध्य देवता हम जानते हैं, मीणा जनजाति के जो प्रमुख आराध्य देवता हैं उनका नाम है गौतमेश्वर, गौतमेश्वर, या इनको मुख्य रूप से आप जानते हैं भूरिया बाबा कहते हैं, है ना, भूरिया बाबा, गौतमेश्वर, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर के नाम से इनको जानते हैं। ये इनके प्रमुख इष्ट देवता रहे हैं। तो मीणा जनजाति के जो है ये मुख्य रूप से इष्ट देव रहे हैं जिनकी ये पूजा करते हैं। इनके मंदिर कहाँ स्थित है, तो मंदिर के संदर्भ में ध्यान रखना, एक तो अरनोद पड़ता है प्रतापगढ़ के अंदर, अरनोद प्रतापगढ़ में है, और एक सिरोही के अंदर है, जहां मुख्य रूप से जो है इनके मंदिर बने हुए हैं। और मीणा जनजाति के प्रमुख जो है आराध्य देवता रहे हैं। एक छोटा सा बिंदु अपने पीछे रह गया था, बाकी लगभग मीणा जनजाति के संदर्भ में अपना ये बिंदु पूरा हो रखा है। इसमें एक बिंदु आ रखा है जिसे हम बाड़लिया कहते हैं। कई बार भी ये प्रश्न आता है कि बाड़लिया किसे कहा जाता है मीणा जनजाति में, ये बाड़लिया क्या होता है। तो हमने पूर्व में देखा था कि मीणा जनजाति के अंदर जो वैवाहिक संबंध विच्छेद करने की जब बात आती है तो उसमें अंतिम निर्णय जो है पुरुष के द्वारा लिया जाता है। लेकिन इसमें एक आ गया कि वैवाहिक संबंधों में जो मतभेद आते हैं तो उनके बीच जो मध्यस्थता करवाने वाला व्यक्ति होता है उसको मुख्य रूप से बाड़लिया कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि मीणा समाज में वैवाहिक संबंधों के बीच, है ना, मध्यस्थता कराने वाला। तो ध्यान रखना, मीणा जनजाति में विवाह के संबंधों में, है ना, मीणा जनजाति के अंतर्गत विवाह के संबंधों में मध्यस्थता करने वाले, है ना, मध्यस्थता करवाने वाला व्यक्ति, मध्यस्थता करवाने वाला व्यक्ति जो होता है उसको मुख्य रूप से जो है हम बाड़लिया कहते हैं। मध्यस्थता करवाने वाला जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को जो है मुख्य रूप से बाड़लिया कहा जाता है।
चलिए, राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में सबसे पहले हमने मीणा जनजाति के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगली हम जिस जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं वो है भील जनजाति। चलिए आगे देखें। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। राजस्थान की जनजातियों में हम बात करेंगे भील जनजाति के बारे में। प्रमुख जनजातियों में एक तो मीणा जनजाति की चर्चा हुई। नेक्स्ट आगे देखें, दूसरी जनजाति है और वो है भील जनजाति। भील जनजाति, इनकी कुछ विशेषताओं के संदर्भ में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, है ना। देखें, सबसे पहली बात तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति। देखिए, भील जनजाति जो है राजस्थान की सबसे प्राचीन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसको राजस्थान की आदिम जनजाति भी कहा जाता है ना, आदिम या प्राचीन। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन या सबसे आदिम जनजाति है ये भील जनजाति है। और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजाति है। पहली जनजाति के रूप में मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी है, लेकिन दूसरी राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति में हम मुख्य रूप से भील जनजाति की बात कर लेते हैं। फिर बात देखते हैं कि ये सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ निवास करती है ना। भील जनजाति की सर्वाधिक स्तर हमने शुरुआत में इसके बारे में चर्चा कर ली थी कि सर्वाधिक मात्रा में भील जनजाति जो है वो उदयपुर में निवास करती है। उदयपुर के अलावा बांसवाड़ा, जहाँ पे भील जनजाति के लोग सर्वाधिक मात्रा में रहते हैं, साथ में डूंगरपुर, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मुख्य रूप से भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर का क्षेत्र जहाँ भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। अब बात करते हैं कि भील जनजाति के लोगों की उत्पत्ति के संदर्भ में। देखें, भील जनजाति, भील जनजाति की उत्पत्ति के संदर्भ में अपने यहाँ दो तरह के विचार हैं। एक तो हम कर्नल जेम्स टॉड के बारे में देखते हैं और एक बात करने वाले विलियम रोने के बारे में। देखें, तो इनकी जनजाति की उत्पत्ति के संदर्भ में जो हमारे पास स्रोत हैं उनमें सबसे पहला तो कर्नल जेम्स टॉड का है ना। कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड ने इस जनजाति को मुख्य रूप से जो है वन पुत्र कहा। तो ध्यान रखना, भील जनजाति को मुख्य रूप से वन पुत्र की संख्या किसके द्वारा दी गई, वो है कर्नल जेम्स टॉड, जो भील जनजाति को मुख्य रूप से जो है वन पुत्र मानते हैं। फिर बात करते हैं विलियम रोने के द्वारा। विलियम रोने जो है वो मुख्य रूप से जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी भील जनजाति के संदर्भ में, उनकी पुस्तक का नाम है वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया। ध्यान रखना। तो दूसरी हमारे पास में जो जानकारी है वो विलियम रोने, इतिहासकार वे थे विलियम रोने। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, है ना। उनकी पुस्तक का नाम है वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया। देखें, उनकी पुस्तक है वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया या ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। कैसे इस पुस्तक में उन्होंने जो है भीलों के संदर्भ में जानकारी दी कि मुख्य रूप से मरु प्रदेश में रहते हैं। इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में मरु प्रदेश बताया। मरु प्रदेश से तात्पर्य मारवाड़ है, ये जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है जहां भील जनजाति के लोगों की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो एक तो कर्नल जेम्स टॉड के विचार हो गए, एक विलियम रोने की पुस्तक वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जिसके अंदर मुख्य रूप से हमें जानकारी मिलती है कि ये मारवाड़ क्षेत्र में इनकी उत्पत्ति है और जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है जहां इस प्रकार के भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। एक चीज और इसमें समझना कि मुख्य रूप से भील शब्द का अर्थ क्या होता है ना। भील जनजाति की बात कर रहे हैं तो भील शब्द का शाब्दिक अर्थ, है ना। भील शब्द का जो मुख्य रूप से शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना, इनका शाब्दिक अर्थ। तो कहते हैं कि भील शब्द जो है वो बील से बना और बील का अर्थ होता है तीर कमान। तो तीर कमान धारण करने वाले जो है इनको मुख्य रूप से जो है भील माना गया कि ये मुख्य रूप से भील शब्द से बना है और भील शब्द का अर्थ होता है तीर कमान। तो मुख्य रूप से मान सकते हैं कि जो मुख्य रूप से जंगलों में निवास करते हैं और जिनके शस्त्रों में मुख्य रूप से तीर कमान जिनके पास रहा होगा उनको मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो वो भील रहा या भील जनजाति है।
तो ये तो इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में हमारे पास जानकारी रही। अब देखें आगे इनके कुछ रीति रिवाजों के संदर्भ में भी कुछ जानकारी आई है, इनसे संबंधित, इनके पहनावे से संबंधित है, इनके कुछ संस्कार वगैरह है, हम इन सब की जानकारी इसके संदर्भ में रखने वाले हैं। चलिए इनको आप थोड़ा सा देखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे, चलिए अब भील जनजाति के कुछ रीति रिवाज देख लेते हैं। इनके प्रमुख रीति रिवाज क्या रहे होंगे। देखिए भील जनजाति के कुछ रीति रिवाज क्या रहे होंगे। रीति रिवाजों में सबसे पहले बात कर लेते हैं, भील जनजाति में जो है वो बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, एक तो ये ध्यान रखना है ना। भील जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, एक तो ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। दूसरी मुख्य रूप से बात कर लेते हैं, भील जनजाति के लोग जो है ये मुख्य रूप से पुनर्विवाह का यहाँ प्रचलन है, तो ध्यान रखना यहाँ विधवा पुनर्विवाह होता है, विधवा पुनर्विवाह का मुख्य रूप से इनमें प्रचलन रहा है। ये भी ध्यान रखें आप कि भील जनजाति के लोग जिसमें विधवा पुनर्विवाह होता है। उसके अलावा तीसरा इसमें नाता प्रथा है ना, और तलाक दोनों का यहाँ प्रचलन है, तो ध्यान रखना इसमें एक तो नाता प्रथा और तलाक होता है, तो तलाक का भी इनके यहाँ प्रचलन रहा है, ये भी मुख्य रूप से ध्यान रखना। फिर बात कर लेते हैं भील जनजाति के संदर्भ में, इसमें एक जो उदरीय पंथ है, एक पंथ चलता है, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। भील जनजाति में उदरीय पंथ चलता है, ये उदरीय पंथ कहाँ प्रचलित है, तो ध्यान रखना उदयपुर के आसपास, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र, उदयपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर मुख्य रूप से उदरीय पंथ जो है वो काफी प्रचलित रहा है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखें, इनमें भील जनजाति के लोग जो है इनके घरों को देखें, तो भील जनजाति के लोगों के घरों को क्या कहा जाता है, ये तो अपने रीति रिवाजों के संदर्भ में हो गए कुछ, अब इनसे जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां हैं। भील जनजाति के लोगों के घरों को कू या टापरा कहा जाता है ना। भील जनजाति के घरों को एक तो कू कहा जाता है, एक टापरा शब्द काम में लिया गया है, तो ध्यान रखना भील जनजाति के लोगों के घरों को कू या टापरा कहा जाता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। भील जनजाति के लोग मृत्यु भोज करते हैं। भील जनजाति के लोग जब मृत्यु भोज करते हैं, मृत्यु भोज को किस नाम से जानते हैं, काफी प्रसिद्ध प्रश्न रहा है ना। इसको एक तो काटा या कायटा के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, एक काटा हो जाएगा या कायटा, ये शब्द रहे हैं कि भील जनजाति में मुख्य रूप से जो मृत्यु भोज का जो व्यवस्था है, उस मृत्यु भोज को किस नाम से जानते हैं, तो उसे कायटा या काटा के नाम से जानते हैं, ये इनके संदर्भ में रहा है। नेक्स्ट आगे देखें अभी, चलिए आगे देखें। भील जनजाति के लोग मुख्य रूप से खेती करते हैं, तो खेती इनके द्वारा जो की जाती है उसको हम स्थानांतरित खेती कहते हैं। भील जनजाति के लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि को हम झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं, स्थानांतरित कृषि है जिसे झूम कृषि भी कहते हैं। लेकिन जो अपने भील जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा जो खेती की जाती है स्थानांतरित, इसके दो भाग रहे हैं। इनके द्वारा जो खेती की जाती है इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक जो है जिसे हम कहते हैं चिमाता, और दूसरा जो शब्द है उसका है दजिया। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्य रूप से जो भील जनजाति के लोग हैं ये दो प्रकार से जो है वो खेती करते हैं, जो स्थानांतरित खेती में आती है। चिमाता ये कहते हैं कि पहाड़ों पर
जो खेती की जाती है, ध्यान रखना, पहाड़ों पर की जाने वाली खेती, पहाड़ों पर की जाने वाली खेती, पहाड़ों पर की जाने वाली खेती जो है वो चिमाता कहलाती है। आप देखें इस प्रकार के पहाड़ रहे होंगे, इन पहाड़ों पर भी जगह जगह मुख्य रूप से पेड़ वगैरह लगे होंगे, इन पेड़ों को काटकर और वहां पर जो खेती करते हैं उसे चिमाता कहते हैं। और वही घुमंतु प्रवृत्ति जहाँ झूमकर्ती का एक प्रकार है। फिर आता है दजिया, इसमें कहते हैं मैदानी क्षेत्रों में, है ना, मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली खेती, मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली जो खेती है उससे मुख्य रूप से जो है वो दजिया कहा जाता है। तो ध्यान रखना, भील जनजाति के लोग स्थानांतरित खेती करते हैं, झूम कृषि करते हैं, और मुख्य रूप से इस जनजाति के लोग जो खेती करते हैं उसके दो प्रमुख प्रकार हैं, एक तो चिमाता हो जाएगा, दूसरा दजिया हो जाएगा। चिमाता अर्थात पहाड़ों पर की जाने वाली खेती, और दजिया अर्थात मैदानी भागों में की जाने वाली खेती जो है वो मुख्य रूप से दजिया कहलाती है। इनके संदर्भ में देखिए, आगे देखें, आगे देखें, भील जनजाति के संदर्भ में कुछ और जानकारियां हैं। देखें, भील जनजाति के लोग जो है इनको निर्देश देने वाला, मार्गदर्शिका करने वाला जो भील होगा उससे बोला हुआ कहा जाएगा, है ना, इनको निर्देश देगा कोई ना कोई, तो इनका मुखिया रहेगा। वैसे इनके मुखिया को मुख्य रूप से हम गमिति कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, भील जनजाति के मुखिया को, भील जनजाति के जो मुखिया होते हैं इन मुखिया को गमेती कहा जाता है। एक तो ये ध्यान रखें कि भील जनजाति में जो मुखिया होता है उस मुखिया को गमेती कहा जाएगा। एक आता है कि मार्गदर्शिका, ऐसा भील जनजाति का व्यक्ति जो मार्गदर्शिका की भूमिका निभाता है उसे बोलावा के नाम से जानते हैं। तो मार्गदर्शिका, है ना, मार्गदर्शिका वाला भील, वाला जो भील होता है उसे बोलावा के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि भील जनजाति में जो मार्गदर्शिका वाला होता है उससे मुख्य रूप से जो है बोलावा कहा जाता है। एक शब्द और आ रखा है कि भील जनजाति में घोड़े पर सवार कोई सैनिक है और उसको मारने वाला जो भील जनजाति का व्यक्ति होगा वो मुख्य रूप से जो है पोखरिया कहलाएगा। उसमें क्या था कि अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने जब जंगलों में कब्जा कर लिया था तो मुख्य रूप से अंग्रेज के सैनिक उनकी गाड़ियां वगैरह जंगलों में प्रवेश नहीं करती, तो अधिकतर अंग्रेज जो है वो घोड़े पर सवार होते थे और घोड़े पे आते थे और जंगलों में इस प्रकार वो गोलियां वगैरह चलाते थे। तो घोड़े पर सवार कोई अंग्रेज अधिकारी है और कोई भील व्यक्ति है ऐसा जो घोड़े पर सवार सैनिक की हत्या कर देता है तो उससे मुख्य रूप से जो है पोखरिया के नाम से या पाखरिया के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, किसी सैनिक की, है ना, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसी सैनिक की, किसी घोड़े पर सवार सैनिक की, घोड़े पर सवार सैनिक की हत्या करने वाले, हत्या करने वाले भील को जो है मुख्य रूप से पाखरिया कहा जाता है। ये पाखरिया शब्द ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भील व्यक्ति जो घोड़े पर सवार किसी सैनिक की हत्या कर देता है उसे मुख्य रूप से पाखरिया कहा जाता है। इनको देखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखें, भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय, भील जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो इनका है शिकार करना। इनका मुख्य व्यवसाय तो शिकार करना है, जंगलों में रहते हैं और जंगली जानवरों का शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं। तो इनका मुख्य व्यवसाय है वो मुख्य रूप से शिकार करना होता है। एक इंपोर्टेंट प्रश्न रहता है कि भील जनजाति का जो है वो रणघोष क्या कहलाता है ना। रणघोष के संदर्भ में भी आप थोड़ा सा देखें, इनके रणघोष को जैसा इतिहासकारों ने देखा उसके हिसाब से उन्होंने किताबों में अंकित कर दिया गया कि अंग्रेज जब घोड़े पर सवार होकर जंगल में प्रवेश करते थे और जगह जगह गोलियां वगैरह चलाते थे तो उस समय भील जनजाति के लोग इधर उधर भागते थे और भागते समय वो मुख्य रूप से फायरिंग शब्द का प्रयोग न करके उसी शब्द को फायरे फायरे से संबंधित मान लिया गया। तो ध्यान रखना, भील जनजाति जिससे वो भीलों को संगठित करता था और उनको अलर्ट करने का काम करता। तो भील जनजाति का रणघोष, भील जनजाति का जो रणघोष है वो रणघोष क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं फायरे फायरे। ध्यान रखना, फायरे फायरे
भील जनजाति का जो है मुख्य रूप से ऋणघोषरा है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बात कर लेते हैं इनके इष्ट देव की। भील जनजाति के लोग जो हैं मुख्य रूप से इनका इष्ट देव कौन है, तो इनका इष्ट देव है जिसे मुख्य रूप से हम केसरिया नाथ जी भी कहते हैं, है ना, या ऋषभ देव। देखें इनके इष्ट देव केसरिया नाथ जी, या जिसे हम ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं। ऋषभ देव इनके आराध्य देवता हैं, इनके इष्ट देव हैं, और कहते हैं कि इनकी केसर पीकर, केसरिया नाथ की जो है वो केसर पीकर ये झूठ नहीं बोलते, केसर पीकर झूठ नहीं बोलते, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये भी अपने महत्वपूर्ण है कि भील जनजाति के लोग जो हैं इनके प्रमुख आराध्य देव जो है वो केसरिया नाथ जी है, जिन्हें ऋषभ देव के नाम से जानते हैं। और ये केसरिया नाथ जी की केसर पीकर जो है इनकी झूठी कसम नहीं खाते, न ये झूठ बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये केसर पीकर झूठ नहीं बोलते, न इनकी झूठी कसम खाते हैं, है ना, इनकी ये झूठी कसम जो है वो इनके द्वारा नहीं खाई जाती है। एक इनका पसंदीदा वृक्ष, ये भी अपना में एक अच्छा प्रश्न रहा है कि भील जनजाति का पसंदीदा वृक्ष कौन सा है। भील जनजाति का पसंदीदा वृक्ष, इनका पसंदीदा वृक्ष कौन सा है, और वो है महुआ वृक्ष। ध्यान रखना, भील जनजाति का पसंदीदा वृक्ष जो है वो महुआ वृक्ष है, जिसे भीलों का कल्प वृक्ष कहा जाता है, जिसे भीलों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। कई बार ये भी आता है कि भील जनजाति का कल्प वृक्ष कौन सा है, तो भीलों का कल्प वृक्ष जो है वो महुआ वृक्ष है। महुआ के जो फूल होते हैं, महुआ के उन फूलों से भील जनजाति जो लोग हैं वो मुख्य रूप से देसी शराब बनाते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, महुआ के जो फूलों से ये देसी शराब बनाते हैं, देसी शराब, और इस देसी शराब को भीलों का सोमरस कहा जाता है, इसे भीलों का सोमरस कहा जाता है। तो ध्यान रखना, भील जनजाति के लोग हैं महुआ को अपना कल्प वृक्ष मानते हैं, और महुआ वृक्ष है जहां के फूलों से मुख्य रूप से देसी शराब बनाते हैं, जो भीलों का सोमरस कहलाता है। इनके संदर्भ में एक आध बिंदु थोड़े से और रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखें, भील जनजाति के अंदर छोटा गांव या छोटा जो मोहल्ला होता है उसे ये किस रूप में देखते हैं, है ना। आगे देखें, देखिए आप, भील जनजाति का छोटा गांव या मोहल्ला हो गया, छोटा गांव या मोहल्ला जिनको फला के नाम से जानते हैं, ये सब ध्यान रखना कि भील जनजाति का छोटा गांव या छोटा कोई मोहल्ला उसे फला कहते हैं। और भील जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है, इसमें एक चीज समझे, गांव का जो मुखिया होता है उसे पाल भी कहते हैं, लेकिन हमने इससे पहले गमिती पढ़ा था। ध्यान रखना, गांव का मुखिया जो है वो पाल भी कहलाता है, लेकिन ये छोटा गांव है जिसका मुखिया पाल भी कहलाएगा, लेकिन सभी जो बड़े गांव हैं, बड़े गांव या बड़े गांवों का जो मुखिया होगा वो मुख्य रूप से गमेती कहलाएगा। हमने चर्चा कर ली थी कि मुख्य रूप से गांव का जो मुखिया है गमेती है। छोटे गांव हो गए उसमें पालवी शब्द काम में लिया गया, लेकिन बड़े जो गांव है उसे मुख्य रूप से हम गमेती के नाम से भी जाना जाता है। भील जनजाति के लोग हमने बात की थी, केसरिया नाथ जी इनके इष्ट देव हैं, जिसे ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। एक इसमें भील जनजाति के लोगों के जो कुल देवता है उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो उनका प्रतीक चिन्ह है टोटम। ध्यान रखना, एक शब्द आ रखा है टोटम, इस टोटम शब्द को भी ध्यान रखना कि भील जनजाति के जो कुल देवता है, कुल देवता का प्रतीक चिन्ह, भील जनजाति के कुल देवता का जो प्रतीक चिन्ह है उसे मुख्य रूप से टोटम कहा जाता है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। भील जनजाति के लोग किस तरह का भोजन करते हैं, है ना। एक तो शिकार इनका मुख्य व्यवसाय रहा है जनजाति का, और दूसरा भोजन के रूप में ये मक्के का प्रयोग करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, भील जनजाति के लोग जो है वो भोजन के रूप में मक्के का जो है मुख्य रूप से प्रयोग
किया जाता है। एक देखिए, हमने राजस्थान के प्रमुख वस्त्रों के बारे में देखा था कुछ, है ना, तो उसमें भी हमने चर्चा की थी कि भील जाति के लोग, भील जाति के लोग अपने सिर पर बांधा जाने वाला, भील जाति के लोग अपने सिर पर बांधे जाने वाला जो मुख्य रूप से कपड़ा होता है, सिर पर जो वस्त्र बांधते हैं उसे फेंटा या चीरा कहते हैं, फेंटा या चीरा कहते हैं। ये हमने पहले समझ लिया था कि लोग सिर पर बांधा जाने वाला जो वस्त्र होता है, भील जनजाति के लोग जिस वस्त्र को सिर पे बांधते हैं उसे फेंटा या चीरा के नाम से भी जाना जाता है। एक इसमें आप देखें, हमने बात की थी प्रारंभ में कि भील जनजाति के अंदर जो मुख्य रूप से ये लोग हैं, इसमें बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। उसके पीछे एक कारण क्या रहा है उसको देखें आप। हमने बात की थी कि भील जनजाति में बाल विवाह का, भील जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। इनके पीछे कारण क्या रहा है कि वहां के जो है इसके अंदर बाल विवाह का प्रचलन, उसके पीछे कारण क्या है कि भील जनजाति में जब विवाह होता है उस समय दूल्हे के द्वारा अपने ससुराल में मुख्य रूप से एक भराड़ी देवी का चित्र बनाया जाता है। ध्यान रखना कि विवाह के समय जो है वो भराड़ी माता की पूजा करते हैं और ससुराल में दीवार पर भराड़ी लोक देवी का चित्र बनाया जाता है। अब देखें इसके पीछे कारण क्या है। देखें कि भील जनजाति में विवाह के समय दूल्हा ससुराल में, है ना, दूल्हा जो है वो ससुराल में दीवार पर इनकी कुल देवी कह सकते हैं हम, है ना, या लोक देवी, है ना, भराड़ी लोक देवी। तो ससुराल में दूल्हा जो है ससुराल की दीवार पर भराड़ी लोक देवी, भराड़ी जो है लोक देवी का चित्र बनाता है, भराड़ी लोक देवी का चित्र बनाता है। और ये चित्र जब बनाता है उस समय आसपास की महिलाएं वगैरह सब इकट्ठी हो जाती है और जो दूल्हा जितना सुंदर चित्र बनाएगा वैसे उनकी ख्याति बढ़ेगी। और अगर बाल विवाह में अगर बालक कोई है तो इस प्रकार का चित्र नहीं बना पाएगा। देखिए भराड़ी लोक देवी का वो इस प्रकार का चित्र बनाता है ना, मुख्य रूप से भराड़ी लोक देवी का ऐसे चित्र बनाया जाता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के मांडने जो है मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। इस प्रकार का उनकी दीवारों पर इस प्रकार का जो है वो मांडना जो है यहाँ बनाया जाता है। देखें इस प्रकार का मांडना जिसके अंदर इस प्रकार की डिजाइन रहती है, इस प्रकार की उनके बीच में डिजाइन रही है, इस प्रकार की डिजाइन है। उसके अलावा यहाँ पे इस प्रकार का ये हिस्सा रख दिया जाता है ऐसे करके, है ना, ये इस प्रकार का यहाँ, चलिए ये इस प्रकार यहाँ से ये डिजाइन बनाते हैं, है ना, इस प्रकार का। और इसके बीच में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है ऐसे और ऐसे करके, फिर ये इस प्रकार करके, तो ये इस प्रकार की डिजाइन बना के। तो एक भराड़ी जो है वो मुख्य रूप से ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है ना, ये इस प्रकार का समझना, है ना, इस प्रकार की भराड़ी लोक देवी का वो इस प्रकार का चित्र बनाते हैं। ये इसकी इधर इस प्रकार की डिजाइन होती है, विभिन्न प्रकार के मांडने बनाए जाते हैं और यहाँ पर भी इस प्रकार का ही प्रचलन है। और ऐसे करके ये इस प्रकार के अलग अलग यहाँ प्रतीक चिन्ह बना के ऐसे मुख्य रूप से वो भराड़ी लोक देवी का चित्र बनाते हैं। तो थोड़ा सा ये समझना इसमें, है ना, ये इस प्रकार भराड़ी लोक देवी का ये चित्र बनाते हैं। अब ये मानते हैं मुख्य रूप से इसमें कि अगर छोटा बालक है तो इस प्रकार के चित्र नहीं बना पाएगा, है ना। चलिए तो इस प्रकार वो भराड़ी लोक देवी का चित्र बनाया जाता है। इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़े, भील जनजाति में जो इनका प्रयागराज, हमने बात की थी कि बेणेश्वर धाम, है ना, भीलों का प्रयागराज कहलाता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। भीलों का प्रयागराज जो है वो बेणेश्वर धाम है। बेणेश्वर धाम जो भीलों का प्रयागराज कहलाता है।
और एक गोटिया अम्बा का मेला लगता है बांसवाड़ा में, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। गोटिया अम्बा का मेला जो है ये मेला लगता है बांसवाड़ा में, है ना। बांसवाड़ा में मुख्य रूप से जो है गोटिया अम्बा का मेला लगता है। ये इनके धार्मिक स्थलों की बात होगी। एक इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि दापा एक शब्द आर का है। दापा इसमें क्या होता है कि वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को, है ना, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया गया, है ना, दिया गया जो पैसा होता है या दी गई जो धनराशि होती है उसको दापा कहा जाता है। एक तो ये ध्यान रखें कि जो वर पक्ष है वो विवाह करने जाते समय जहां से विवाह करता है वधु पक्ष के वहां कुछ धनराशि देता है, उसे दापा के नाम से जानते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और भील जनजाति में जो तलाक होता है उस तलाक को कहते हैं छेड़ा फाड़ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि भील जनजाति के अंदर जो तलाक होता है, तलाक, उस तलाक को क्या कहा जाता है? छेड़ा फाड़ना कहते हैं, है ना। भील जनजाति में जो तलाक होता है इस तलाक को छेड़ा फाड़ना कहते हैं। कि समाज के जो मुखियाओं के बीच, समाज के जो मुखिया होते हैं वहाँ भील जनजाति का व्यक्ति जो होता है वो महिला की साड़ी को थोड़ा सा फाड़ देता है और उसमें थोड़े से रुपए रख के उसको गांठ बांध के फिर महिला के सिर के ऊपर उड़ा दिया जाता है और इस तरह से उनके बीच में तलाक हो जाता है, जिसे हम मुख्य रूप से छेड़ा फाड़ना कहते हैं। तो ये अपने राजस्थान की जनजाति में मुख्य रूप से हमने मीणा जनजाति के बारे में चर्चा की, फिर भील जनजाति के बारे में चर्चा की। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में हम राजस्थान की जनजातियों के संदर्भ में जो अपने बिंदु रहे उनको हम पूरा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।